इस स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है, भले ही रात के आसमान में सबसे ऊंचाई पर एक तारा चमक ना रहा हो। इसकी वजह वो ऐसी जगह पर फंस गया हो जहां उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो एक तारा होता है। अगर उसके मन में चमकने की इच्छा हो और उसके दिल में चमकती हुई आंख हो, तो वो फिर से एक चमकता हुआ तारा बन सकता है। और यही हमारी स्टोरी का एमसी है। एमसी मतलब मेन कैरेक्टर, और इसका नाम ब्लेड है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। चांदनी रात के खुले आसमान के नीचे ब्लेड ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार के दुकान के बाहर खड़ा होता है, और वहीं पे एक नाइट की रखी हुई स्वॉर्ड को ब्लेड बहुत लंबे समय से गौर से देख रहा होता है। फिर ब्लेड कहता है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, चाहे मैं इसे कितना बार भी क्यों ना देख लूं। फिर उसके पीछे एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, मुझे पता था तुम यहीं होगे। और इस लड़के का नाम जेमिना होता है, जो कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कितने लंबे समय से खड़े हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, मुझे कुछ ही ब्रेक मिलते हैं और ये मेरे उन ब्रेक में से एक है, इसीलिए मेरे ब्रेक का समय है। फिर जेमिना कहती है, अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए लोगों ने तुम्हारे बारे में अजीब सी अफवाहें फैलाना चालू कर दिया है। क्या तुम्हें उन अफवाहों के बारे में पता भी है। फिर ब्लेड कहता है, किस तरह की अफवाह। फिर उसकी बात सुनकर जेमिना पहले अपने आसपास देखती है और उसके पास आकर हल्की सी आवाज में कहती है, क्या अभी भी तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है जब तुम किसी स्टिक या उसके जैसे चीज को उठाते हो। सच में, आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसे कौन से बेकार काम किए थे जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी सजा भुगतना पड़ रहा है। सच में, इस बात पर कौन ही भरोसा करेगा कि दिन के सवेरे में किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात, वो ब्लैक लाइटनिंग थी। इसलिए तुम्हें ज्यादातर दुकान के अंदर रहना चाहिए। लोग कह रहे हैं जो नया बिशप आया है वो इन सभी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, और वो इस तरह से काम करता है जैसे कि वो कोई इन्वेस्टिगेटर हो। इसीलिए वो कुछ भी ऐसी अजीब चीजों को देखता है तो वो उसे जलाने के लिए उसके ऊपर लकड़ी डाल देता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम मुझे इस तरह की चीजों को क्यों बता रही हो। फिर जेमिना कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही थी। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ज्यादातर लोगों ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक लाइटनिंग को गिरते हुए देखा है, और तुम्हारे पीठ पीछे ये अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। इसीलिए तुम्हें किसी भी जगह पर इस तरह से खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो चर्च तुम्हें यहां से ले चली गई तो क्या होगा। फिर ब्लेड कहता है, कोई भी मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकता, जबकि मैं तो सिर्फ तलवार को देख रहा हूं। फिर जेमिना कहती है, अगर वो तलवार तुम्हें पसंद है तो क्यों ना तुम उसे खरीद लो। फिर ब्लेड कहता है, मैं उसे नहीं खरीद सकता क्योंकि वो काफी महंगी है। फिर जेमिना कहती है, लेकिन ये कितना ज्यादा महंगा हो सकता है, ये तो सिर्फ छोटी बस्तियों के ब्लैकस्मिथ के द्वारा बनाया गया एक स्वॉर्ड है। अगर ये इतना ही ज्यादा महंगा है तो मैं इसे खरीदने में तुम्हारी मदद कर सकती हो। फिर ब्लेड कहता है, इसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन्स है। ये बात सुनकर जेमिना भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये किस तरह का बकवास है, ये तो सिर्फ जंग लगे लोहे से बना एक मामूली स्वॉर्ड है, इतने पैसे से तो मैं बहुत कुछ खरीद सकती हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तुमने सही कहा, अगर इतना पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम्हें तो साल भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये बात सुनकर ब्लैकस्मिथ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इसे जंग लगे लोहे से बना स्वॉर्ड किसने कहा। और वो बहुत तेजी से आते हुए कहता है, जल्दी से यहां से दफा हो जाओ, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो तुम जैसे छोटे बस्तियों के बच्चों के लिए है, इसलिए यहां से चले जाओ। फिर जेमिनाई कहती है, यहां पर ऐसा कौन ही होगा जहां इस जैसे बस्ती के लोग देखेंगे और उसे खरीदेंगे। तो क्या ये चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है बूढ़े आदमी। फिर वो ब्लैकस्मिथ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें बड़ों से बात करने का बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। फिर जेमिना कहती है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, एक ऐसी तलवार बनाकर जिसे सिर्फ नाइट ही यूज कर सकते हैं। नाइट्स मतलब सोल्जर या वॉरियर होता है। फिर वो कहती है, लगता है तुम्हारा मरने का समय नजदीक आ गया है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग भी कमजोर हो गया है। जिसकी बातें सुनकर इस बार ब्लैकस्मिथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो गुस्से से कहता है, हाँ, मेरा समय अब खत्म हो गया है, तो क्यों ना तुम अपने दुकान में जाओ और वहां जाकर बर्तन धो। और ये बात सुनकर जेमिना भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर तुमने मुझसे क्या कहा, मैं जवान होने वाली एक लेडी हूं। फिर ब्लेड उसे सर से पकड़ता है और उसे ले जाते हुए कहता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और जेमिना और ब्लैकस्मिथ एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड ब्लैकस्मिथ से कहता है, ठीक है, अब हम लोग यहां से जा रहे हैं। लेकिन जेमिना जाते हुए भी कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उनके पीछे ब्लैकस्मिथ होता है जो गुस्से से कहता है, तुम लोग बकवास करना बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। फिर ब्लैकस्मिथ जाते हुए कहता है, सच में इसके मुंह में काफी ज्यादा जहर भरा हुआ है,
पर मैंने इसे पहले काफी ज्यादा खाना दिया था। मुझे नहीं लगा था कि वो बाद में कुछ ऐसा बन जाएगी। फिर उसकी नजर नीचे की तरफ जमीन पर जाता है जहां पर ब्लेड खड़ा था, और दिखाया जाता है वहां पर ब्लेड के पैरों का निशान बन गया था, जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है वो कितने लंबे समय से यहां खड़ा था कि जमीन पर यहां एक गहरा गड्ढा बन गया है। फिर वो निराश होते हुए कहता है उसे इस तरह से इस तलवार को देखना बंद कर देना चाहिए। ये उसके खुद के लिए मुश्किल होगा अगर वो इस जैसी जगह पर ऐसे सपनों को देखने लगता है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि एक गंदी बस्ती में पैदा हुआ बच्चा उस गंदी बस्ती से निकल नहीं पाता। इसलिए मैं इस तलवार को सिर्फ उसी को ही बेचूंगा जो इस जैसे गंदी बस्ती से निकलने में कामयाब हो सकता है। मैं मरने से पहले अपने आखिरी काम को इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो इस जैसी जगह पर भी तेज रोशनी के साथ चमकते हैं। फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है ये नॉर्दर्न इकोनॉमी का सेंटर है, और इसके अलावा जो लाइट हाउस नॉर्दर्न रीजन में बना हुआ है वो बजट फैमिली का शुक्रिया, जिसके वजह से यहाँ बिजली आ पाती है। फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है ये स्वॉर है, एक ऐसा कचरा जिसे फेंकने के बाद वो खुद ब खुद बड़ा हो चुका है। फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग पीने और लड़कियों के साथ लगे हुए थे। फिर हमें ऊपर की तरफ एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जो एक लड़की के बाल को घसीटते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की। फिर वो लड़की कांपते हुए आवाज में कहती है लेकिन मैंने तुम्हें किस तरह से ठगा है। फिर वो आदमी कहता है मैं 20 साल से मशीनरी का काम कर रहा हूं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली दवाइयां बेचने की। फिर उसके सामने ब्लेड आ जाता है और कहता है लगता है यहां का माहौल कभी शांत ही नहीं हो सकता। फिर वो मशीनरी ब्लेड की तरफ उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है हे मोमबत्ती बनाने वाले, तुम यहां सही समय पर आए हो, जल्दी से मैडम को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। फिर ब्लेड कहता है अगर तुम्हें मैडम से मिलना है तो तुम्हें गोल्ड कॉइन देना होगा, ना कि सिल्वर कॉइन। फिर वो मशीनरी कहता है तुम इस तरह से बिजनेस करते हो तो भी तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए, अगर मैडम नहीं है तो तुम अपने मदर को मेरे पास लेके आओ। उसकी बातें सुनकर ब्लेड को भी गुस्सा आ रहा था। फिर वो मशीनरी जोर से चिल्लाते हुए कहता है जो मोमबत्ती तुम यहां समय बताने के लिए बेचते हो वो पूरी तरह से नकली है। क्यों, मैंने सही कहा ना। आखिर वो मोमबत्ती को जलाने के तुरंत बाद ही पूरी तरीके से जल जाती है। ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ब्लेड कहता है लेकिन तुम सिर्फ 5 मिनट के अंदर किस तरह के फन को एंजॉय करना चाहते हो। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अपने वाइफ के पास जाओ, लेकिन ऐसा बहाना तो मत बनाओ। फिर वो मशीनरी जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा। फिर ब्लेड कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हो, अगर ऐसी बात है तो हम चेक कर लेते हैं कि तुम्हारी बातें सच है या झूठ। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें वो घड़ी दिखती है, हम लोग मोमबत्ती को जलाकर देखेंगे कि ये 5 मिनट तक जलती है या नहीं। अगर ये मोमबत्ती 5 मिनट तक नहीं जलती तो तुम उस लड़की के साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर वो मशीनरी कहता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ठगने वाले लड़के की बात सुनूं ही क्यों। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है मैंने कहा ना हम ये करते हैं, क्योंकि अगर ये मोमबत्ती 5 मिनट तक जलती है तो मैं तुम्हें यहां बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला हूं। जिसे देखकर मशीनरी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो उसे देखकर सोचने लगता है आखिर इस बच्चे की आंखों में क्या है जिसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। फिर ब्लेड माचिस की तीली को रगड़ता है और इस तीली के ऊपर आग जला देता है और वो मोमबत्ती में आग जलाने वाला होता है। फिर वो कहता है चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ठगने की कोशिश कर रहा है, और वो मोमबत्ती को जला देता है, जिसे देखकर वो मशीनरी घबराने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच मोमबत्ती जल रहा होता है, और हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है, और वहां बार में सभी लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ होता है कि अब आगे क्या होगा। फिर ब्लेड नीचे की तरफ देखता है और दिखाया जाता है कैंडल बुझ गया होता है, जिसे बुझता देख वो मशीनरी घड़ी की तरफ देखने लगता है, पर वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि मोमबत्ती के जलने से पहले घड़ी के समय को देखा ही नहीं था, और इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि पहले टाइम क्या था। लेकिन ब्लेड उसे सोचने का मौका नहीं देता और स्टिक से जोर से उसके चेहरे पर मार देता है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लगा था, और ब्लेड ने उसे स्टिक से इतना जोर से मारा था कि वो वहीं पर गिर जाता है। फिर ब्लेड कहता है पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, और वो उसे लात मारते हुए एक रूम के अंदर ले जाता है, और जब वो रूम के अंदर आ जाता है तो ब्लेड रूम को अंदर से बंद कर देता है और गुस्से से कहता है आज के दिन मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम इसे पूरी जिंदगी याद रखोगे। जिसे सुनकर वो मशीनरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कांपते हुए आवाज में कहता है रुको रुको, लेकिन ब्लेड उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वो अपने स्टिक को पकड़ता है और उस मशीनरी को दे दनादन मारने लगता है। फिर ब्लेड कहता है
तुम हो जो हमें ठग रहे थे। आखिर तुम जैसा मोटा आदमी एक मर्सनरी कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम अपनी मदर को लेके आओ, लेकिन अगली बार मुंह खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि उन लोगों से मत उलझना जिन लोगों की मां नहीं होती और वो उसी के साथ उसे लगातार पीट रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेड जॉर्ज से कहता है, ऐसे लगता है कोई हमारे मोमबत्तियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वो मोमबत्ती 5 मिनट तक नहीं चली थी। क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जॉर्ज, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों की तरफ है भी कि नहीं? पर जॉर्ज बड़े आराम से अपने खाने को खा रहा था। फिर एक लेडी चिल्लाते हुए आती है और कहती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो हमारी कीमती मोमबत्ती के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? फिर ब्लेड कहता है, हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। फिर वो लेडी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। फिर ब्लेड कहता है, मैं ये कैसे पता लगा सकता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है? फिर वो लेडी कहती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर वो लेडी कहती है, मैंने इसका पता पहले ही लगा लिया है कि इन सब के पीछे कौन है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड हैरान होते हुए कहता है कि वो कौन है। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैं हूं। असल में मैं एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये उसी बार की मैडम है और इसका नाम मर्सिला है। फिर वो कहती है, मैं उन बेवड़ों को और ठगने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। और उसके चेहरों को देखकर और बातों को सुनकर ब्लेड कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि मैंने उस मशीनरी को बेवजह ही पीट दिया था, पर मैं इन सब के अलावा क्या ही कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉई हूं। फिर जब वो नीचे आता है तो वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक कहता है, मुझे तुम पे काफी गर्व है। मैंने तुम्हारे कल के बारे में बातें सुनी है। तुमने कल काफी अच्छा काम किया। तुम मुझे बताओगे जब मैं यहां से गया था तो उस बीच यहां क्या क्या हुआ? तुमने कल काफी ज्यादा कैंडल बेचे थे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन हम में से किसी के पास भी जरा सा भी पैसा नहीं है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, तुम मेरे सामने किस तरह के चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ सिर्फ पैसे मांगने ही नहीं आए हैं, बल्कि हम उसके बदले भी तुम्हें कुछ देंगे। हम लोग तुमसे फेयर ट्रेड करने आए हैं। ट्रेड करना मतलब एक चीज लेकर दूसरे चीज को देना। फिर ब्लेड कहता है, तुम किस तरह के ट्रेड की बात कर रहे हो? फिर वो लड़का कहता है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। फिर ब्लेड को वो लोग एक कमरे में लेकर जाते हैं। असल में उन लोगों ने एक बच्चे को पीटा था और वही लड़का उस बच्चे के बाल को पकड़ के उठाता है और कहता है, क्या तुम्हें यह बच्चा याद आया? क्यों ना तुम इसके बदले मुझे 40 सिल्वर के कॉइन दो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी डील है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, लेकिन उसकी उंगलियां और उसके एंकल मतलब एड़ियों का क्या? फिर वो लड़का कहता है, हम लोगों ने उसे नहीं काटा। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो हम तुम्हें क्यों ही बुलाते? हम लोगों ने बस इसे छोटा सा सबक सिखाया है, नहीं तो ये पूरी तरीके से सही सलामत है। लेकिन इस वजह से ब्लेड गुस्सा हो जाता है और वो उनकी तरफ क्वीन की पोटली को फेंक देता है और कहता है, अगर अगली बार ये तुम्हें मिले तो इसे मार देना, मेरे पास मत लेकर आना। इस बात को सुनकर वो बच्चा बहुत घबरा जाता है और वो लोग पैसों को लेकर वहां से जाते हुए कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग गुंडे हैं, कोई खूनी नहीं। फिर ब्लेड कहता है, तुम लोग खुद के फैमिली के साथ में काम करने वाले को ठगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो लोग ब्लेड की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, हम लोगों को ब्लेड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो हमें जरूर पैसा देगा। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, नेड, और इस बच्चे का नाम नेड है। पर उसे गुस्से में देख नेड भी डरने लगता है, पर ब्लेड कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो पूछता है, कहीं तुम्हारी हड्डी तो नहीं टूटी? फिर नेड कहता है, नहीं मेरी हड्डी नहीं टूटी है। फिर ब्लेड कहता है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। फिर नेड ब्लेड को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। पर ब्लेड को इस वजह से गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उस ब्लैक स्मिथ के स्वॉर्ड के लिए पाई पाई जमा कर रहा है और 5 गोल्ड कॉइन जमा करना उसका गोल है ताकि वो स्वॉर्ड को ले सके। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी जिंदगी भर 5 गोल्ड कॉइन जमा नहीं कर पाएगा। फिर हमें दूसरी जगह समुद्र किनारे नाव का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेड एक पर्सन को ये सारी बात बता देता है। फिर वो पर्सन कहता है, ये अच्छी बात है कि उसकी उंगलियां नहीं काटी गईं और इस पर्सन का नाम विल हंटर हार्वेन है। फिर वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, मेरे हाथ और पैर की उंगलियों को काट दिया गया था और मैं सिर्फ लोगों के लिए सबक बन के रह गया कि यहाँ किसी के भी साथ क्या हो सकता है। और हमें उसके बगल में ब्लेड और जेमिना को दिखाया जाता है जो लोग छोटे होते हैं और रो रहे होते हैं। फिर हार्विन कहता है, जो मोमबत्तियों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था मुझे उसके बारे में भी पता चला है। फिर ब्लेड कहता है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है? फिर हार्विन कहता है, इस बारे में कई सारे अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कोई इस पर भरोसा करता है। पर मैडम जो मोमबत्तियां बनाती है मर्सिला कोई ऐसी टाइप की इंसान नहीं है जो कुछ ऐसा कर सके। फिर ब्लेड कहता है, मैं भी तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है जॉर्ज को भी इस बारे में पहले से ही पता है, पर वो लोग इस तरह के इंसान नहीं है जो कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर हार्विन कहता है, लेकिन क्या हो वो लोग खुद ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है ये करने के पीछे जरूर उनके पास कोई ना कोई अच्छा रीजन होगा। रीजन मतलब कारण। फिर ब्लेड कहता है, आखिर किस तरह का रीजन? फिर हार्विन कहता है, 90% चांस ये हो सकता है कि उन लोगों को जल्द ही ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत हो। फिर हार्विन कहता है, ऐसा करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना जल्दी पैसे की जरूरत तभी पड़ती है, इसका मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई होने वाली है, इसी वजह से इतना ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। और 100 जैसे गंदे बस्ती में सिर्फ 5 बॉसेस ही हैं जो इस जगह राज करते हैं। हॉर्स नाइट जॉर्ज, स्वाइन बुचरर ब्लैक बियर, गैम्बलर्स डाइस, वेल हंटर कैप्टन होवर और आखिर में मनी बैग वन आर्म्ड जैक। और ये जिंदगी का काफी गहरा अंधेरा है जो कि तुम्हारे तरफ धीरे धीरे करते हुए परछाइयों में छिपा हुआ बिना किसी आवाज के बढ़ते जा रहा है। और बिल्कुल उसकी बातों की तरह एक दिन वन आर्म्ड जैक कई लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। वो ब्लेड से कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस कहां पर है? फिर हमें बताया जाता है कोई भी हादसा बिना किसी वार्निंग के आता है और हादसा आने से पहले कोई नोटिस भी नहीं मिलता। फिर ब्लेड मनी बैग पर देखकर मन ही मन सोचने लगता है जो हॉर्विन लड़ाई के बारे में कह रहा था शायद वो पूरी तरह से सही हो सकता है। फिर मनी बैग का एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हे छोटे से बच्चे, क्या तुमने नहीं सुना बॉस ने क्या कहा? वो पूछ रहे हैं आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? जिसे देखकर ब्लेड कहता है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा मोमबत्ती बेचने वाला हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। उसकी बातें सुनकर मनी बैग का आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। और वो मोमबत्तियों के ऊपर मुक्के मार के उन्हें तोड़ देता है और उन दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ होती है और उसके मुक्के मारने की वजह से मोमबत्ती हवा में उछल जाती है और जमीन पर गिरकर टूटने लगती है। वहां पर शांति छा गई थी और सभी के लोगों का ध्यान उसी की तरफ था कि अब आगे क्या होगा। वहां कुछ लड़की, चेमिना और कुछ बैठे हुए कस्टमर थे जो उसे देखकर हैरान और परेशान थे, लेकिन ब्लेड किसी की तरफ ध्यान न देते हुए जमीन पर गिरे मोमबत्ती को उठाने लगता है और कहता है, ये मोमबत्ती बहुत महंगी थी, अब ऐसा लगता है आज कोई भी मोमबत्ती बे नहीं पाएगी। पर इस वजह से वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे छोटे से बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है? और वो उसे गाली देने लगता है। फिर ब्लेड उस लड़के से कहता है, अपने पैर को हटाओ। फिर वो लड़का कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर ब्लेड कहता है, मैंने तुमसे कहा यहाँ से अपने पैर को हटाओ। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? फिर वो एक पांव को उठाकर ब्लेड को किक मारने वाला होता है, पर ब्लेड उसके किक को आते देखता है और बड़े आराम से नीचे झुककर अपने स्टिक को पकड़ता है और बहुत ही तेजी से उसके पैर के ऊपर स्टिक से मार देता है। उसके पांव में स्टिक के लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन ब्लेड उसे गिरने का भी मौका नहीं देता और उसके चेहरे पर जोर से स्टिक से मार देता है, जिसे देखकर वहां खड़ी लड़कियां, मनी बैग के आदमी और वहां बैठे दूसरे लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही इसे देखकर मनी बैग भी हैरान हो जाता है, पर वो हल्का सा मुस्कुराता है और वो ब्लेड को देखकर सोचने लगता है कि वो सिर्फ मामूली से स्टिक से ही मेरे आदमी को हरा दिया है। और ब्लेड उस आदमी के सामने स्टिक को पकड़ के खड़ा होता है, पर ये देखकर मनी बैग के आदमी गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे ही वो उनके साथी को उनके सामने मार सकता है। इसलिए वो ब्लेड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर मनी बैग उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, तो गाइज मैं इसे अब से जैक कहूंगा। तो जैक कहता है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो मेरे पास सिर्फ एक हाथ है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर ज्यादा चोट ना हो। ये सुनकर ब्लेड कहता है, वैसे भी चुल्लों का पाइज होते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। उसकी बातें सुनकर जैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अचानक से सीरियस हो जाता है और ब्लेड की ठुड्डी के ऊपर अपने हाथ के हुक को रखते हुए कहता है, इसके बाद क्यों ना हम अकेले में एक दूसरे से अच्छे से बात करें और मैं इसे देखूंगा कि मैं इस बार यहाँ से कौन से गुंडे को लेकर जाता हूँ। लगता है तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन वो गुंडे काफी ज्यादा आसानी से मर जाते हैं। फिर वहां पे जॉर्ज आ जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, जैक लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है। फिर उन दोनों का ध्यान भी जॉर्ज की तरफ जाता है। फिर दिखाया जाता है जॉर्ज कुछ लोगों के साथ आ रहा होता है और वो कहता है, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम यहाँ आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए पहले से ही मांस तैयार करके रखा होता। फिर जैक कहता है, बस करो, हम दोनों एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं है कि तुम मेरे आने की खुशी में ऐसा तैयारी करके रखे होते। फिर जॉर्ज कहता है, चलो ठीक है, अब हमारे मेहमान आ चुके हैं तो क्यों ना हम ऊपर जाकर बात करें। फिर जैक कहता है, खाने को छोड़ दो, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ अच्छा है? फिर जॉर्ज कहता है, जब मेहमान नवाजी की बात आती है तो मर्सिला किसी को भी निराश नहीं करती। फिर जैक कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम ऊपर चल के ही बात करते हैं। फिर वो लोग जैसे ही यहाँ से ऊपर जाते हैं, ब्लेड एक रात की सांस लेता है और कहता है, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। फिर वो अपने मोमबत्तियों को देखने लगता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, न जाने इसमें से कितने सारे टूट गए होंगे। फिर वो उन्हें इकट्ठा करके ले जाने लगता है। तभी उसे जैक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हे राइजिंग स्टार, लगता है तुम्हारा बॉस किसी की भी तारीफ करने में पीछे नहीं हटता। मुझे लगा था मैं दूसरे के कैरेक्टर को देखने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, पर तुम जब एक बार इस मोमबत्ती के जलते हुए धुएं से ठग जाओ तो तुम मेरे पास आकर मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे दूसरा काम करने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे खाने, रहने और सोने की जगह देते हैं, साथ ही वो लोग मुझे पैसे भी देते हैं। फिर जैक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है,
ये चीज तुम्हारे लिए तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर वो जाते हुए ब्लेड की तरफ एक कॉइन को उछालता है और कहता है, ये उन मोमबत्तियों के लिए है जो मेरे आदमी ने तोड़ दिया था। फिर ब्लेड जैसे ही उस कॉइन को कैच करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक गोल्ड कॉइन है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है, ये तो उन मोमबत्तियों के लिए काफी ज्यादा है। फिर जैक कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें इससे काफी ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद वो अपने साथ अपने सभी लोगों को वहां से लेकर चले जाता है, जिसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है। वो जाते समय काफी खुश था, क्या सभी चीजें यहाँ पर अच्छे से गई हैं? तभी चेमिना ऊपर खड़ी ब्लेड को आवाज दे रही होती है और कहती है, जॉर्ज तुम्हें ऊपर बुला रहा है। फिर हमें ऊपर की तरफ जॉर्ज और ब्लेड को दिखाया जाता है, जो अगल बगल में ही बैठे थे और सभी लोगों का ध्यान उनके तरफ ही था। फिर जॉर्ज ब्लेड को एक डैगर देते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि मैं बाद में एक अच्छा समय देखकर तुम्हें ये दूंगा, पर जिस तरह के अभी के सिचुएशन है इसलिए मुझे ये डैगर तुम्हें जल्दी देना पड़ा, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में हर समय इसे बैठा कर रखना। लेकिन ब्लेड जॉर्ज को देखकर समझ गया था कि जिस तरह का इस रूम का माहौल है, जैक और उनके बीच की बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई और ऐसा लगता है उनकी बातचीत किसी आने वाली तबाही से कम नहीं थी। उसके बाद जॉर्ज ब्लेड से कहता है, अब से तुम मोमबत्ती बेचना बंद कर दो। फिर ब्लेड कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूं? क्या मैं आसपास से पैसे लेना चालू करूं या आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग चालू कर दूं? फिर जॉर्ज कहता है, हम लोगों को ये बात पता है कि जैक बाहर से लोगों को यहाँ लेकर आ रहा है। असल में वो लोग मर्सिनरी हैं जो पहले नाइट हुआ करते थे। फिर ब्लेड कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम थे। फिर जॉर्ज कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर ब्लेड कहता है, माना कि जैक के पास नंबर में कई सारे लोग हैं, पर इन सब के बावजूद भी एक फॉर्मल नाइट जो कि जॉर्ज है, उससे निपटना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि भेड़ों का झुंड भेड़िया से टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन बाहर से लाए गए नाइट्स जिनका लेवल शॉर्ट्समैन के बराबर है, तो इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। फिर जॉर्ज कहता है, ये बात सच है कि हम लोग काफी ज्यादा नुकसान में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जॉर्ज उससे कहता है, मैं तुम्हें सबसे पहला मिशन देने वाला हूँ। फिर हमें हार्विन के बारे में बताया जाता है, जो एक अपाहिज पर्सन है और उसके हाथ पांव की उंगलियां नहीं है और वो ठीक से चल भी नहीं सकता, पर उसका दिमाग तेज रहने की वजह से वो इस जगह रहना सीख गया और उसने मैथमेटिक्स सीखा और इस तरह से वो कैप्टन हुअर के लिए काम करने लगा। और ये चीज देखकर मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि अगर तुम किसी भी चीज को सीखने में काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो वो मेहनत एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मीठा फल देगा। और वो ये सोचते हुए शॉर्ट्समैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा था। शॉर्ट्समैनशिप मतलब तलवारबाजी। लेकिन अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो आवाज कहती है, शॉट को स्विंग करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी गलत है। जब तुम उसे स्विंग करते हो तो तुम्हें अपने एल्बो को और झुकाना चाहिए। जिस आवाज को सुनकर ब्लेड कहता है, ये आवाज फिर से आना चालू हो गई जैसे ही मैंने अपने स्टिक को स्विंग करना चालू किया। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, आज से 1 महीने पहले जब से वो ब्लैक लाइटनिंग मेरे ऊपर गिरी है, तब से मुझे एक अजीब सी आवाज आना चालू हो गई है। जब मैं किसी शॉर्ट या स्टिक या उसके जैसे चीज को पकड़ता हूँ, ऐसा लगता है मुझे किसी तलवार या स्टिक पकड़ने से पहले होली वाटर को ले लेना चाहिए। फिर वो उस आवाज को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि ब्लेड जितना उस आवाज को रिप्लाई करेगा वो उतना ही उसके कानों में गूंजेगी। फिर वो सोचने लगता है, मुझे इन सब बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, ब्लेड को जो आवाज आ रही है मैं उसे सिस्टम कहूंगा। फिर ब्लेड सिस्टम के बातों को याद करता है। फिर वो अपने मन को शांत करके स्टिक की तरफ पूरा ध्यान लगाता है। फिर वो बहुत तेजी से अपने आंखों को खोलता है और सामने की तरफ एक जोरदार स्ट्राइक मारता है। और ये स्ट्राइक मारने की वजह से ब्लेड को भी ये महसूस हो जाता है कि ये पहले से काफी अलग है। पहले मैं अपने स्टिक को सिर्फ ऐसे ही घुमाया करता था, लेकिन इस बार स्विंग करने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये कोई शॉर्ट पाथ हो। फिर ब्लेड घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर ये आवाज कैसी है जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। फिर हमें दूर अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी और एक पर्सन अपने तलवार के खून को पोंछते हुए कहता है, तुम एक्सपीरियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। इस सर्दी की हवाएं इतना ज्यादा ठंडी है कि मैं इसे अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकता हूँ। फिर वो किसी दूसरे पर्सन को सेंस कर लेता है और कहता है, या तो तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो या तो तुम्हारा इरादा ही बेवकूफ भरा है। फिर वो पर्सन थोड़ी आगे आता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बाहर आ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देर तक वहां से कोई आवाज नहीं आती। फिर वहीं पर से एक पर्सन आता है जो कहता है, क्या तुम स्टिंगा हो? फिर वो दूसरा पर्सन कहता है, हाँ मेरा नाम स्टिंगा है। तो तुम्हारा नाम ब्लेड है। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक गाइड आने वाला है जिसकी सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। फिर ब्लेड स्टिंगा को लेटर देते हुए कहता है, ये लेटर मेरे बॉस ने तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर स्टिंगा लेटर को ले लेता है और उसे पढ़ते हुए कहता है, क्या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने फाइट करने के लिए मर्सिनरीज को बुलाया है जो पहले नाइट्स थे? अच्छा, इसी वजह से उसे मेरी मदद की जरूरत है। फिर ब्लेड कहता है, तो ठीक है,
मैं आपको वहां जाने का रास्ता दिखाता हूँ। अगर हम लोग अभी यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हम लोग 2 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर स्टिंगा ब्लेड को देख रहा था। उसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं किसी को भी बेवकूफों की तरह फॉलो कर सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है, मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ। फिर स्टिंगा कहता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि तुम होशियार हो, नहीं तो तुम इस तरीके से बेवकूफों वाला काम नहीं करते। जिसकी बात सुनकर स्टिंगा को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ब्लेड भी गौर से उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे पीछे पीछे अच्छे से आओ। इसके अलावा मैं अपने पहले मिशन को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। फिर स्टिंगा एक उदास भरा फेस बनाते हुए मन ही मन सोचने लगता है, मैं इसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और सोचने लगता है, शायद यही वजह हो सकता है जिस वजह से जॉर्ज इसे काफी ज्यादा पसंद करता है, या ये लड़का सच में उसके भरोसे के काबिल है। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग किसी गुफा के नीचे आग जलाकर बैठे होते हैं। ब्लेड स्टिंगा की तरफ घूर घूर के देख रहा था और उसे घूरता देख स्टिंगा भी देख लेता है। तो फिर वो पूछता है, तुम मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुमने किसी रिटायर्ड नाइट को देखा है? फिर ब्लेड कहता है, इतने करीब से? हाँ, पहली बार मैंने रिटायर्ड नाइट को देखा है। फिर स्टिंगा कहता है, तब तो तुम एक कुएं के मेंढक हो। फिर ब्लेड कहता है, तो तुम कहाँ से आए हो? फिर स्टिंगा कहता है, मैं डीकिया से आया हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तब तो ये कुएं से भी ज्यादा पत्थर जगह है। फिर स्टिंगा कहता है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि तुम अपना रास्ता न भूलना, नहीं तो मैं बीच तुम अपना रास्ता ना भूलो, नहीं तो मैं बीच से ही तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें इस तरह के बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि नाइट इस तरह के बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए करते हैं, पर साथ ही वो खाने का सामान भी निकाल लेता है। जिसे देखकर स्टिंगा मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बीफ है, क्या तुम ये मेरे लिए भी लेकर आए हो? फिर ब्लेड कहता है, नहीं, उसने तो सिर्फ मेरे लिए ही पैक किया है, तो क्या तुमने अपने पास कुछ खाने के लिए नहीं रखा है? फिर वो अपने पास से ड्राई बीफ या सूखे बीफ निकाल लेता है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड अपने बीफ को स्टिक्स में लगाकर पकाना चालू कर देता है, जिसके स्मेल को सुनकर स्टिंगा के मुंह से लार टपकने लगता है। फिर वो कहता है, हे बच्चे, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगे? फिर ब्लेड कहता है, अचानक से तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर स्टिंगा कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें हर एक सवाल के बदले बीफ देना होगा। ये एक ऐसा मौका नहीं है जो हर किसी को आसानी से मिलता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें कितना बीफ चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो सीधा सीधा मांग लो ना। फिर स्टिंगा कहता है, नाइट की एक अपनी प्लाइड होती है, वो किसी चीज को तभी ले सकते हैं जब वो उसके बदले किसी दूसरे चीज को वापस लौटा सकें। फिर ब्लेड कहता है, लेकिन तुम तो रिटायर्ड हो गए हो। फिर स्टिंगा कहता है, लेकिन फिर भी मैं एक नाइट हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, स्टिंगा। तुम्हारी उम्र क्या है? फिर स्टिंगा कहता है, 42 साल। फिर ब्लेड कहता है, क्या तुम ओरा का यूज कर सकते हो? फिर स्टिंगा कहता है, जरा तुम्हें देखो, तुम तो सिर्फ बाहर से देखने से ही मासूम लगते हो। ज्यादातर नाइट ओरा का यूज नहीं कर सकते, और ओरा को असली फाइट में यूज करना एक और अलग चीज होती है। फिर ब्लेड कहता है, तुम ओरा का यूज कर सकते हो या नहीं, इसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? फिर स्टिंगा उसे बताना चालू करता है, जिसे सुनकर ब्लेड हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों में बीफ को लेते हुए कहता है, तुम चाहो तो सारे के सारे ले सकते हो। फिर स्टिंगा कहता है, एक नाइट किसी चीज को तभी ले सकता है जब वो उसके बदले किसी दूसरे चीज को वापस लौटा सके, पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब मैं जैसा चाहूं वैसे कर सकता था, और मैंने कुछ ही दिन पहले जंक बीफ खाया था, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर स्टिंगा अपनी तलवार को म्यान से निकालने लगता है, जिसे देखकर ब्लेड मन ही मन सोच रहा होता है, सच में मैं आज इसे देखने वाला हूं। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिंगा अपने दोनों हाथों से सॉर्ड को पकड़कर अपने सिर के सामने करके खड़े हो जाता है, और वो अपने दोनों आंखों को बंद कर देता है। फिर वो अपनी एक आंख को खोलता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम आखिर क्या कर रहे हो? फिर स्टिंगा कहता है, इसे अपने वर्ल्ड के गहराई में सोल के अंदर से बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए बच्चे इसे काफी गौर से देखना, क्योंकि ये एक नाइट का एसेंस होता है और उसके आंखों से ओरा रिलीज होने लगता है। फिर वो अपने सॉर्ड के ऊपर ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है उसके आसपास से काफी ज्यादा ओरा रिलीज होने लगता है, जिस वजह से आसपास रोशनी हो जाती है। ब्लेड उस रोशनी को देखकर सोचने लगता है, तो इसे कहते हैं ओरा। फिर दिखाया जाता है स्टिंगा की सॉर्ड जो ओरा से कवर होती है, जिसे देखकर ब्लेड भी बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग स्वार पहुंच जाते हैं। फिर स्टिंगा कहता है, मुझे काफी ज्यादा बेकार सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं कोई सुअर हूं। ये अच्छा होता अगर ये थोड़ा सा सूखा होता, तो क्या ये अच्छा होगा कि मैं एक नाइट के जगह सुअर के जैसे लगूं? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कैसे देख रहा हूं, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है ना कि मेरी एक नाइट की प्राइड है, आखिर मुझे इस नाले से जाने की क्या जरूरत है?
फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें यहाँ लाना काफी बड़ा सीक्रेट है, इसलिए मुझे ये कहा गया था कि मैं तुम्हें पीछे के रास्ते से लेकर आऊं। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे लिए नहाने की तैयारी कर दूंगा। फिर वो लोग नाले को पार कर लेते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद स्टिंगा कहता है, मुझे ये जगह काफी ज्यादा शांत लग रही है, जो मुझे परेशान कर रही है। फिर ब्लेड कहता है, ये इस वजह से है क्योंकि अभी रात का समय है। फिर कुछ देर आगे आने के बाद स्टिंगा कहता है, क्या ये जगह रोज इसी तरह से इतना ज्यादा शांत रहती है? फिर ब्लेड कहता है, नहीं, ये जगह रोज ऐसे शांत नहीं रहती, लगता है इस जगह फाइट हुई है। फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, सामने का नजारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने कई सारे मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होती है। फिर ब्लेड कहता है, लगता है हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें पीछे के गेट का रास्ता बताता हूँ जिसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ मेंबर ही जानते हैं। फिर स्टिंगा कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो? अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं सीधे मेन गेट से जाऊं। हमारे अलग अलग हो जाने से लोगों का हमारे तरफ ध्यान कम हो जाएगा। चलो अब हम बाद में मिलते हैं। फिर ब्लेड बहुत तेजी से वहां से चले जाता है। फिर वो उसी मेन गेट के बाहर के सामने आ जाता है, जहां फिर ब्लेड गेट खोल के अंदर जाता है और वो हाँपते हुए सामने देखता है और दिखाया जाता है वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। फिर जॉर्ज ब्लेड को देखकर कहता है, तुम सेफ हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैक ने पहले ही अपने लोगों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया और जैसे मैंने उम्मीद किया था, उसके पैसों से बुलाए हुए मर्सनरी एक अलग ही लेवल पर हैं। फिर ब्लेड कहता है, क्या तुम्हारी हालत ठीक है? फिर जॉर्ज कहता है, मैं यहाँ काफी लंबे समय से लड़ रहा था और मैं एक ऐसे मर्सनरी से लड़ा जो एक नाइट के लेवल का था, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई, पर आखिर में मैंने उसे हरा दिया। फिर वो कहता है, पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उसे लाने में यहाँ कामयाब हो गए। फिर ब्लेड कहता है, हाँ, मैं उसे लेकर आया हूँ, पर मेन गेट पर कुछ लोग थे, इसलिए मैंने उसे पिछले गेट का रास्ता बता दिया था। वो कुछ ही समय में यहाँ पर आता ही होगा। फिर जॉर्ज कहता है, तब तो ये काफी अच्छा मौका है, हम कल जैक के ऊपर जाकर अटैक कर सकते हैं और कल हम इस फाइट को पूरे जड़ से ही खत्म कर देंगे। फिर जॉर्ज स्टिंगा के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, क्या वो पूरी तरह से ठीक हैं? फिर ब्लेड कहता है, वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था और वो साथ ही साथ हेल्दी भी लग रहा था। फिर जॉर्ज कहता है, लगता है उसने अपने वेट को कम कर लिया है। खैर, लंबी जिंदगी जीना है तो अपनी तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर ब्लेड कहता है, और वो नाइट की तरह ओरा को भी यूज कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है कल हम उनका पूरा सफाया कर देंगे। लेकिन उसकी बात सुनकर जॉर्ज हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने अभी क्या कहा? इतने में स्टिंगा वहां पर आ जाता है, जिसे महसूस कर ब्लेड कहता है, लगता है वो यहाँ पर आ गया है। फिर जॉर्ज कहता है, क्या उसने सच में ओरा का यूज किया था? फिर ब्लेड कहता है, मैंने खुद अपने आंखों से उसे ओरा का यूज करते हुए देखा था। फिर जॉर्ज अपने सॉर्ड को जोर से पकड़ता है और घबराते हुए कहता है, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि स्टिंगा एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी ओरा का यूज कर ही नहीं सकता। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी उसके पीछे से दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से वो पर्सन आता है जो इतने लंबे समय से स्टिंगा बनने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज कहता है, तुम काफी ज्यादा दूर आ गए हो। फिर वही स्टिंगा बनने का नाटक करने वाला पर्सन कहता है, हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना जॉर्ज? फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने स्वेट से खून को पोंछ रहा था। फिर वो कहता है, अपनी उम्र को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों की ठंडी हवाएं मुझे हड्डी तक महसूस हो रही हैं। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है, ये बात तो कहना पड़ेगा कि तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहां स्टिंगा मरा पड़ा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। स्टिंगा का वो बेरूपिया जॉर्ज के सामने स्वॉर्ड को पकड़े खड़ा होता है और कहता है, तुम काफी बदल चुके हो। फिर जॉर्ज कहता है, तुम इतने लंबे समय के बाद आखिर क्यों आए हो? फिर स्टिंगा का वो बेरूपिया कहता है, काउंट गैदर मर चुके हैं, इसे अभी तक अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर कुछ ही समय के बाद इस बात को सभी लोग जान जाएंगे। और वो साथ ही शराब को गिलास में भर रहा था। फिर वो कहता है, उस बेवकूफ काउंट गैदर के मरने की खुशी में चलो चीयर्स करो। पर उसे ऐसा बोलता देख जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और स्वॉर्ड को पकड़ के उसके तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेजी से कूद पड़ता है। फिर वो बहरूपिया कहता है, नए काउंट गैदर सेगमेंट के लिए चीयर्स करो, पर जॉर्ज उसके तरफ एक जबरदस्त स्वॉर्ड स्ट्राइक लगा देता है जिससे आसपास की जगह तहस नहस हो जाती है। पर जॉर्ज, मर्सिला और ब्लेड तीनों देखकर ये हैरान हो गए थे कि इतने जबरदस्त अटैक खाने के बावजूद भी उसे एक खरोच तक नहीं लगा और वो जॉर्ज के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। तो गाइस, इसका नाम गॉर्डन है, तो अब इसे गॉर्डन हो कहेंगे। फिर जॉर्ज गॉर्डन के नाम को लेकर गाली देना चालू कर देता है और अपने स्वॉर्ड को पकड़कर पीछे की तरफ मुड़ के उसकी तरफ अटैक करने लगता है और उन लोगों की तलवार फिर से टकराती है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है। पर जॉर्ज कुछ ही समय पहले नाइट लेवल के मर्सिनरी से लड़ाई किया होता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता है। फिर गॉर्डन कहता
कहता है, तुम्हें हमारे पास वापस लौट जाना चाहिए, ये हमारे नए काउंट गैदर सिगमेंट का पहला ऑर्डर है। फिर जॉर्ज गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, सिगमेंट मेरा लॉर्ड नहीं है और मैं उसके ऑर्डर को नहीं मानूंगा। फिर गॉर्डन कहता है, काउंट सिगमेंट ने भी ये उम्मीद की थी कि तुम इतना आसानी से उनके ऑर्डर को नहीं मानोगे और वो चाहते भी नहीं है कि तुम दोबारा आओ, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। फिर हमें दिखाया जाता है आसपास की जगह तहस नहस हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट हो रही थी, जहां वो दोनों मारने के इरादे से एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। पर बार बार गॉर्डन उसके स्वॉट स्ट्राइक को या तो डिफ्लेक्ट कर रहा था या तो डॉज कर रहा था, पर इसके वजह से मर्सिला को काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ब्लेड उसे बचाकर बाहर की तरफ ले जाता है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में थे और उन लोगों की लड़ाई भी ऊपर वाले फ्लोर में ही हो रही है और नीचे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ब्लेड ऊपर में क्या हो रहा है। फिर ब्लेड भी चिल्लाते हुए कहता है, जॉर्ज का अंदर फाइट हो रहा है और उसे तुम लोगों की जरूरत है। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, जॉर्ज पीछे से आगे की तरफ फेंक आता है, जिसे देखकर ब्लेड और मर्सिला दोनों हैरान हो जाते हैं और वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखकर नीचे खड़े लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर गॉर्डन ऊपर वाले फ्लोर की दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर गॉर्डन कहता है, तुम्हारा चॉइस हमेशा से पहले की तरह सीधा साधा है। फिर जॉर्ज ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं, बॉस क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। और जॉर्ज दर्द से करा रहा होता है। फिर वो कांपते हुए धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है, जिसे ऊपर की तरफ खड़े होकर गॉर्डन देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके तरफ एक डैगर का अटैक होता है, जिस डैगर को गॉर्डन अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है डैगर को फेंकने वाला ब्लेड होता है जो गॉर्डन की तरफ अटैक किया होता है। फिर वो दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। फिर गॉर्डन वहीं से जंप लगाकर नीचे की तरफ कूद जाता है, जिसे देखकर ब्लेड जॉर्ज को चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से वहां से हटो, वो तुम पर अटैक कर रहा है। लेकिन जॉर्ज की हालत खराब होती है, इसीलिए उसे उठने में मुश्किल हो रही है। तभी गॉर्डन डायरेक्ट उसके पास ही स्वॉर्ड स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जॉर्ज उसके स्ट्राइक से बच जाता है और वो साइड की तरफ आ जाता है और गॉर्डन उसके सामने ही स्वॉर्ड पकड़ के खड़ा रहता है। फिर वो कहता है, उस दिन तुमने उस ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया था। फिर जॉर्ज कहता है, मैं एक इंसान हूं, मैं किसी कुत्ते की तरह किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। फिर गॉर्डन गुस्से से कहता है, तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक नाइट हो। फिर हमें दिखाया जाता है जॉर्ज के आसपास उसके आदमी इकट्ठा हो गए थे जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे, जिसे देखकर गॉर्डन कहता है, ये रात काफी लंबी हो गई है और काफी गहरी भी, अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसे देखकर ब्लेड तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है, पर वो जब गॉर्डन को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि गॉर्डन अपने स्वर्ड में ओरा को यूज कर रहा था। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत करो। फिर दिखाया जाता है गॉर्डन के आंखों से ओरा रिलीज होने लगता है। फिर ब्लेड फिर से चिल्लाता है, प्लीज ऐसा मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर जितने भी खड़े लोग थे उन लोगों के ऊपर एक लाइन बन जाता है और वही सेम लाइन जॉर्ज के ऊपर भी बना होता है। फिर दिखाया जाता है गॉर्डन अपने स्वर्ड को पकड़कर आगे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वहां जितने भी खड़े लोग थे उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसकी ओरा की रोशनी ब्लेड की तरफ भी जा रही होती है और उसकी रोशनी बार के बाहर भी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जगह तबाह हो गया होता है और उस तबाही के बीच ब्लेड घुटने के बल बैठा होता है। फिर वो खांसने लगता है और कहता है, यहाँ पर अभी क्या हुआ। फिर वो सामने देखता है तो उसके सामने लोगों की लाशें पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। फिर उसके सामने गॉर्डन आता है। फिर उसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। ब्लेड को ऐसा लगता है कि उसके सामने जॉर्ज आ रहा है तो वो चिल्ला के जॉर्ज कहता है। फिर हमें ब्लेड को जमीन में नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है वो एक पहला इंसान था जिसने गंदे बस्ती के लड़के की मदद करने के लिए अपने हाथ को उसके सामने आगे बढ़ाया था। वो पहला जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। पर जैसे ही रात के खुले आसमान में नीली चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उस लड़के की छोटी सी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, जिसे देखकर ब्लेड बगल में रखे स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और उसके तरफ गुस्से से पागल होकर अटैक कर देता है। लेकिन गॉर्डन उसके स्वॉर्ड के अटैक से बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और गॉर्डन कहता है, रुक जाओ। पर वो उसके स्वॉर्ड के अटैक को महसूस करके ये समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड पाथ है और इससे वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है। फिर ब्लेड को देखकर सोचने लगता है, ये छोटा सा लड़का स्वॉर्ड पाथ को जानता है। फिर गॉर्डन कहता है, ये काफी तारीफ के लायक था कि दूर दराज के छोटे से बस्ती का लड़का स्वॉर्ड पाथ के बारे में जानता है। लेकिन ब्लेड तो गुस्से से पागल था और वो स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, तुम मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन गॉर्डन उसके पेट के ऊपर पैर से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर जमीन से घसीटते हुए दीवार पर टकराता है, जिसे देखकर गॉर्डन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस जगह पर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलेगा। मेरे पैर से मारने के बाद इसने पीछे टकराने से पहले ही अपने बॉडी को मोड़ लिया, जिससे इसे कम चोट लगी। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो अपने पेट को पकड़कर हाँप रहा होता है। फिर सिस्टम कहता है, हल्की हल्की सी सांस लो, तुम इस तरह से नहीं हार सकते। उसे देखकर गॉर्डन सोचने लगता है, इसे अभी मारना पूरी तरह से बेकार होगा, पर बाद में आगे चलकर ये खुद मेरे सामने स्वॉर्ड को टकराने के लिए आएगा। फिर गॉर्डन पुराने बातों को याद करने लगता है, जहां गॉर्डन नीचे घुटने के बल और जॉर्ज
अपने स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है। वहाँ जॉर्ज कहता है, गॉर्डन तुम्हें उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो लोग आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। उस बात को याद करके गॉर्डन मुस्कुराने लगता है। फिर गॉर्डन ब्लेड के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे बच्चे, क्योंकि तुमने मेरा ध्यान अपने तरफ खींचा है, नाइट अपना फेयर प्राइज लेता है। फेयर मतलब उचित या निष्पक्ष। फिर ब्लेड कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर गॉर्डन उसके ऊपर बीफ चर्की को फेंकते हुए कहता है, नहीं, मेरा नाम स्टेंगा नहीं है और ना ही मैं 42 साल का हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा ले लिया था, इसलिए मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका सिर ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन मैंने जीता है तो इसे ले जाना मेरा अधिकार है। लेकिन इस वजह से ब्लेड काफी गुस्से में रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन गॉर्डन उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और वहां से चले जाता है। और हमें ब्लेड के आंखों में गुस्से भरे आंसू दिखाई दे रहे थे, जो चीख के कह रहे थे कि वो एक न एक दिन उसे अपने हाथों से मार के जॉर्ज का बदला लेगा। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जेमिना ब्लेड को सहारा देकर वहां से भाग रहे थे, क्योंकि जॉर्ज के मरने के बाद उस जगह पर मनी पैक जैक का कब्जा हो चुका है, इसीलिए वो जॉर्ज के बाकी बचे लोगों को मरवा रहा है। गॉर्डन ने ब्लेड के पेट पर काफी जोर से मारा था, इस वजह से उसे अपने पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने पेट को पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे काफी दर्द दे रहा था। फिर वो थोड़ी देर पहले की बातों को याद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड अपने हाथ पांव को मोड़े एक कोने में बैठ गया था, क्योंकि वो जॉर्ज के मरने की वजह से काफी उदास था। फिर उसके सामने मर्सिला आके खड़ी हो जाती है और कहती है, ब्लेड तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? खड़े हो। पर ब्लेड अपनी उदासी में इतना ज्यादा डूब चुका था कि वो मर्सिला की बातों को भी नहीं सुन पाता। लेकिन इस वजह से मर्सिला काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो ब्लेड को काफी जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो कहती है, लड़के अपने आप को संभालो। क्या तुम्हें पता है जो लोग टाउन में होते हैं और जो लोग इस जैसे गंदे बस्तियों में हमारे साथ होते हैं, उन दोनों के बीच क्या फर्क होता है? उन दोनों के बीच का फर्क एक अपॉर्चुनिटी या एक मौके का होता है। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं फिर भी उनके पास एक मौका होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में हम लोग मारे जाते हैं, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें दूसरा मौका नहीं मिलता। यही हमारी किस्मत है जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपनी जिंदगी में आए हुए इस दूसरे मौके को इस तरह से मत छोड़ो। और वो इस बात को ब्लेड को चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रही थी और उसके आंखों में भी दर्द भरे आंसू थे, जिस चीज को याद करके वो सोचने लगता है। और यही चीज असल दुनिया में हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच होता है, मतलब अमीर और गरीब के बीच फर्क होता है। फिर वो अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। फिर उसके पास जेमिना आती है जो कहती है, ब्लेड तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें ज्यादा ही दर्द दे रहा है तो हम धीरे धीरे चल सकते हैं। फिर ब्लेड कहता है, नहीं, मैं ठीक से चल सकता हूँ, हमारे पास समय कम है। फिर पीछे से मनी पैक जैक का आदमी आ जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, वो लोग यहाँ पर हैं। फिर उसे देखकर वो लोग तेजी से आगे की तरफ भागने लगते हैं और उनको मारने के लिए जैक के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड आगे भागते हुए सोचने लगता है, उन लोगों ने हमारे घोंसले को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन भले हम उस घोंसले के कितने भी छोटे पंछी क्यों ना हो, हमें अभी के समय आसमान में अपने पंख को फैलाकर उड़ना ही होगा ताकि हम बच सकें। फिर आगे चलकर एक चौराहे पर जैक के आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं देख रहे थे। फिर उन्हीं में से एक कहता है, आखिर वो छोटे चूहे कब तक भागेंगे? फिर उन लोगों का बॉस कहता है, अगर तुम उन लोगों को पकड़ लेते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। और ये बॉस जैक का वही लड़का होता है जिसे ब्लेड ने काफी अच्छे तरीके से पीटा था, जो गुस्से से कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सभी लोगों के सामने शर्मिंदा करने की? मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। सभी लोग जेमिना और ब्लेड को ढूंढने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर निकल गए थे। फिर हमें उसी ब्लैकस्मिथ का गेट दिखाया होता है जो खुला होता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लेड और जेमिना अंदर की तरफ आ जाते हैं। ब्लेड अपने डैगर को पकड़े गेट के पास खड़ा था और उसके साथ जेमिना अपने मुंह पर हाथ रख के भी खड़ी थी। फिर ब्लेड सोचने लगता है, अगर इसी तरह से हम छुपते रहे तो हम कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। फिर ब्लेड कहता है, जैसे ही सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो तुम वापस चले जाना। फिर जेमिना कहती है, तो तुम्हारा क्या होगा? फिर ब्लेड कहता है, मैं यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। वैसे भी वो लोग हमारे आसपास ही हैं, इसीलिए अगर हम दोनों एक साथ भागते हैं तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फिर जेमिना कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर ब्लेड कहता है, सच में तुम कभी भी किसी की बात को नहीं मानती, बेवकूफ लड़की। कहर के क्या तुम्हें मेरे हालात को देखकर ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? और इसका जवाब जेमिना के पास भी नहीं होता, इसीलिए वो रोने लग जाती है। फिर उन्हें एक आवाज आती है जो कहता है, यहाँ पर कौन है? जिसे सुनकर ब्लेड और जेमिना दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जेमिना नीचे की तरफ रखे एक चाकू को उठा लेती है। फिर उनके सामने से कोई चिमनी लेके आ रहा होता है, जिसके सामने जेमिना अपने नाइफ को पकड़े और जब वो आगे आता है तो ये वही ब्लैकस्मिथ होता है। फिर वो कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है, हे ओल्ड मैन, जरा सा भी हिलना मत। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है, ये तुम मेरे सामने क्या बकवास कर रही हो? तुम लोग हो जो यहाँ पर मेरे घर में घुस आए हो। फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि तुम मत हिलना, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। फिर ब्लैकस्मिथ उन लोगों को गौर से देखने लगता है, क्योंकि उन लोगों की हालत सच में खराब थी। फिर ब्लैकस्मिथ कहता है,
मैं जानता हूं कि तुम लोग किस हालत में हो, इसलिए तुम लोग इस हथियार को रख सकते हो। मतलब वो उस नाइफ की बात कर रहा है जो जैमिना अपने हाथों में पकड़ी है। फिर जैमिना अपने दांत को पीसती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। ये सुनकर ब्लैकस्मिथ कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर जैमिना कहती है, मुझे तुम्हारी बनाई वो तलवार चाहिए जिसे तुमने अपने दुकान के बाहर टांगा था। सिटी के बाहर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो सेफ है, इसलिए मुझे वो तलवार दे दो। जिसे देखकर ब्लेड कहता है, जैमिना उस नाइफ को रख दो। लेकिन जैमिना चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से जल्दी उस तलवार को मेरे पास लेकर आओ। जिसे देखकर ब्लैकस्मिथ सोचता है, यही होता है एक गंदे बस्ती के लोगों का असली रंग। बिल्कुल, वो दूसरे की चीजों को छीनते हैं ताकि वो खुद जिंदा रह सके। मैं भी छोटा था तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। अब लगता है ऐसा करने की बारी इसकी है। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जैमिना जिस वजह से अपने आंखों में आंसू लिए काफी गुस्से से नाइफ को पकड़ के ब्लैकस्मिथ की तरफ जाने लगती है। जिसे देखकर ब्लेड उसे चिल्लाते हुए जैमिना कहकर रोकने की कोशिश करता है। फिर हमें ब्लैकस्मिथ को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को बंद करके ये बात मान लिया था कि वो आज मरने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है नाइफ अचानक घूमता है, जिसे देखकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जैमिना ने अपने हाथों से ही अपने बालों को काट दिया था। जिसे देखकर ब्लैकस्मिथ भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हमें जैमिना को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में बालों को पकड़े रोते हुए कहती है, मुझे पता है ये अभी के लिए काफी नहीं होगा, पर मैं ये कसम खा के कहती हूं कि मैं इसकी पूरी की पूरी कीमत को तुम्हें चुका दूंगी। फिर वो ब्लैकस्मिथ के सामने जमीन पर बालों को गिराते हुए कहती है, इसलिए प्लीज वो स्वॉर्ड को ब्लेड को दे दो। फिर ब्लैकस्मिथ गौर से देखने के बाद ब्लेड से पूछता है, क्या तुम सचमुच इस जगह को छोड़ के जा रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, हाँ, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूं। फिर ब्लैकस्मिथ ब्लेड को देखते हुए सोचने लगता है, एक चीज जिसका सपना मैं पूरी जिंदगी भर देखा करता था, आज ये वो लड़का पूरा करने वाला है। पर बदकिस्मती की बात है कि इसने उड़ान भरने के लिए अभी तक अपने पंखों को पूरी तरह से नहीं फैलाया है। फिर वो ब्लैकस्मिथ अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, सच में तुम बच्चों ने मेरे लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। फिर हमें एक कचरा गाड़ी दिखाया जाता है जिसे वही ब्लैकस्मिथ लेके जा रहा होता है और उसके साथ पीछे पीछे जैमिना भी थी और असल में उस कचरे में ब्लेड छुपा हुआ है। फिर जैमिना कहते हैं, इसमें काफी बदबू आ रहा है। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है, बस कुछ देर और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हे बूढ़े आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसे देखकर ब्लैकस्मिथ भी परेशान हो जाता है और ये जैक के आदमी होते हैं जो उसके पास आते हुए कहते हैं, हे बूढ़े आदमी, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? फिर वो ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है, इनके वजह से हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। फिर जैक का एक आदमी कहता है, तुम इतनी रात को कचरा लेके कहाँ जा रहे हो? फिर वो ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कीनों ने अपने लड़ाई के वजह से सभी के सभी रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और मेरा घर कचरों से भरा बदबू दे रहा है, तो मैं इस कचरे को कहाँ फेंकने जाऊंगा? फिर जैक का आदमी कहता है, तुम तो काफी जल्दी गुस्सा हो जाते हो। फिर उसका नजर पीछे खड़े जैमिना की तरफ जाता है। फिर वो कहता है, ये पीछे खड़ा कौन है? मुझे तो लगा था कि तुम अकेले काम करते हो। फिर वो ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है, मैं थक गया था इसलिए मैंने ब्लेड देकर इसे अपने काम पर लगाया है। अगर ये कचरे गाड़ी को धक्का नहीं देगा तो क्या तुम कचरे गाड़ी को धक्का दोगे? फिर वो लड़का कहता है, तुम्हारा ठीक है क्योंकि तुम यहाँ अकेले ब्लैकस्मिथ हो, लेकिन मुझे इसको चेक करना होगा कि ये कौन है। और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके पास जाने लगता है। फिर वो स्वॉर्ड को उसके हुड्डे में फंसाकर कहता है, तुम जरा भी मत हिलना, अगर तुम हिले तो तुम मारे जाओगे। फिर वो स्वॉर्ड से उसके हुड्डे को काट देता है, जिसे देखकर तो ब्लैकस्मिथ भी काफी परेशान हो गया था कि कहीं हम पकड़े न जाएं। लेकिन जैमिना का बाल कटने की वजह से उसका चेहरा लड़के के जैसे दिख रहा था, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रही थी। जिसे देखकर वो लड़का कहता है, ठीक है, तुम लोग यहां से जा सकते हो। फिर वो ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है, तुम इसमें किसे ढूंढ रहे थे? क्या जॉर्ज का वो सुनहरे वालों वाला लड़का? हम लोगों ने तो उसकी बॉडी को भी नहीं देखा है। फिर वो ब्लैकस्मिथ जाने की बात करता है तो वो लड़का कहता है, एक और चीज करना अभी बाकी है। फिर वो अपने साथी को कहता है, इस कैरेज को चेक करो। इस बात को सुनकर ब्लेड सतर्क हो जाता है, लेकिन इस बात से जैमिना और वो ब्लैकस्मिथ बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो लड़का अपने साथी को कहता है, इस कचरे को अच्छे से चेक करना, और उसका साथी कचरे को चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ मन ही मन सोचने लगता है, क्या उसे कहीं और जाना चाहिए था? लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है।
फिर वो आकर कचरे की तरफ देखता है। फिर उसका ध्यान जेमिना की तरफ जाता है। वो जेमिना को देखकर पहचान जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो दोनों सिर झुका लेते हैं। फिर वो कहता है, प्लीज मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि ये मेरा काम है जो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने भाले को लेकर कचरे के अंदर बहुत तेजी से धंसा देता है, जिसे देखकर जेमिना और ब्लैकस्मिथ घबरा जाते हैं और उसका साथी लगातार भाले को कचरे में धंसाया जा रहा था। फिर वो भाले वाला लड़का कहता है, मैंने सुना है कि हार्विन ने बोट को नदी के अंदर उतारा है। जिसे सुनकर ब्लैकस्मिथ और जेमिना कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी बातों को ब्लेड भी सुन रहा था, क्योंकि वो भाले वाला लड़का जान रहा था कि साइड में ब्लेड है, इसलिए वो भाले को कचरे के बीच में घुसा रहा था। फिर वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसलिए सभी लोग उस नदी की तरफ जा रहे हैं, पर मैं ये सोच रहा हूं ऐसा कौन बेवकूफ हो सकता है जिसके लिए उसने ऐसा किया है। असल में वो ऐसा कहकर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हार्विन ने ब्लेड के यहाँ निकलने के लिए बोट को नदी में उतारा है, और वो ये कहकर अपने भाले को निकाल लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ब्लैकस्मिथ उसके तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगता है, आखिर उसने हमारी मदद क्यों की। और वहां पर वो भाले वाला लड़का सोचने लगता है, जो 40 सिल्वर कॉइन जो तुमने मेरे भाई के ऊपर उधार किया था, उसकी कीमत मैं अब चुका चुका हूं। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। और ये बात ब्लेड भी समझ गया था कि वो जानता था कि कचरे के अंदर मैं हूं, इसके बावजूद भी उसने मुझे जाने दिया, इसलिए वो मन ही मन उसे जाते हुए शुक्रिया कहता है। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां ब्लैकस्मिथ कहता है, यही वो जगह है जहां पर कचरा फेंका जाता है। फिर उसके बाद वो लोग कचरे को फेंक देते हैं, जिसे देखकर जेमिना कहती है, अलविदा ब्लेड, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर हमें कचरा को गिरते हुए दिखाया जाता है और उन्हीं कचरों के साथ ब्लेड भी नीचे गिर रहा होता है, जिसे जाते देख ब्लैकस्मिथ मन ही मन सोचने लगता है, उसने अपने हाथों में एक ऐसा तारा पकड़ा है जिसे एक बूढ़े आदमी ने अपने सपनों से बनाया था, और वो एक छोटी सी लड़की के आंसुओं से भरा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है, ब्लेड किसी चमकते हुए तारे के जैसे दिखाई दे रहा था जो कचरे में गिर रहा था। फिर हमें खुले आसमान की चांदनी रात में बर्फ गिरता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लेड आग जलाकर बैठा हुआ था, और वो साथ ही अपने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो जब भी स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। इसलिए ब्लेड कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर सिस्टम कहता है, हाँ मैं सुन सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तुम कौन हो? फिर सिस्टम कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। फिर ब्लेड कहता है, मुझे ऐसे लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, पर उसके बदले में तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज को वापस लौटाने में मदद करूंगा, और उसके बदले तुम मेरी स्वॉर्ड बनोगे। भले ही इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शैतान ही क्यों ना हो। सच में मैं किससे डरता हूं? क्या मैं दूसरों के सामने कुछ भी नहीं हूं?